नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। वर्तमान हिंदी कहानीकारों में भीष्म साहनी जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो भीष्म साहनी जी मूलतः मानवीय संवेदना के कथाकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां एक तरफ कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की विसंगतियों को भी व्यंग्य के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यही नहीं, उनकी कहानियों में वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार मिलता है। भाग्य रेखा इनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी मैं शैली में लिखी हुई कहानी है। कहानीकार इस कहानी में स्वयं एक पात्र बनकर इस कथा को हमारे सामने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। भाग्य रेखा शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि क्या मनुष्य का भाग्य उसके हथेली में लिखा हुआ होता है, भाग्य ही सब कुछ होता है, आदि आदि। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है, क्या सचमुच उसके साथ वही होता है, या भाग्य ही सब कुछ है, या फिर कर्म ही सब कुछ है, अर्थात कर्म बड़ा है या भाग्य सर्वोपरि है। यह कहानी इसी सत्य को उद्घाटित करती है। यह कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाने वाली कहानी है, जो वर्षों से चली आ रही है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यदि हम इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें तो देखते हैं कि भीष्म साहनी कृत भाग्य रेखा कहानी एक श्रेष्ठ, सुंदर, सफल एवं औचित्यपूर्ण कहानी है। दरअसल किसी भी कहानी का शीर्षक आकर्षक, विषय वस्तु से संबंधित तथा जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाला और तो और संक्षिप्त होना चाहिए। और देखा जाए तो ये सभी गुण इस कहानी के शीर्षक में दिखलाई पड़ते हैं, और यही इस कहानी की शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। यह शीर्षक वास्तव में मनुष्य की भाग्यवादिता की ओर व्यंग्य करता हुआ दिखलाई देता है। लेखक दरअसल भाग्य का विरोधी है और कर्म का समर्थक है। यही कारण है कि लेखक व्यक्ति को कर्मवादी बनाना चाहता है, भाग्यवादी नहीं। कहानी के विविध प्रसंग शीर्षक की लाक्षणिकता और उसके निहित व्यंग्य को उद्घाटित करते हैं। जैसे ज्योतिषी और बूढ़े यजमान का प्रसंग यह दर्शाता है कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है। जब ज्योतिषी धन कमाने के उद्देश्य से बूढ़े आदमी का हाथ देखता है और उससे यह कहता है कि तुम्हें धन मिलेगा, तो बूढ़ा आदमी उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि 3 साल तो वह भाई के टुकड़ों पर पल रहा है और तू कहता है तुम्हें धन मिलेगा। धन आखिर कहां से मिलेगा? धन हमें कौन देगा? यही नहीं, जब ज्योतिषी पत्नी की बात कहता है तो बूढ़ा यजमान कहता है कि वही तो
4 बच्चों को छोड़कर उस राह चली गई है जहां से कोई लौट कर नहीं आता है। फिर बता कैसे मुझे धन मिलेगा और धन कहां से और कैसे मिलेगा। अंत में बूढ़ा यजमान क्रुद्ध होकर कनाट सर्कस के बाग में एक लंबी जुलूस को दिखलाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए अपनी 5 अंगुलियां कटी हथेली को ज्योतिषी के सामने खोल देता है और कहता है कि फिर देख मेरी हथेली, तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा मेरी कमजोर है। और फिर वह बाएं हाथ से छाती को थामे हुए जोर जोर से खांसने लगता है। कहानी की ये दोनों घटनाएं कर्म में विश्वास और निराशा में अविश्वास दिखलाती है। अतः यह शीर्षक सीधे साधे मनुष्य की भाग्यवादी प्रवृत्ति पर चोट करता है और सार्थक सिद्ध होता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है। मजदूरों की क्रांति ही उन्हें शोषण से बचा सकती है। संगठन, समन्वय और आशावादी दृष्टिकोण ही भाग्य रेखा का निर्माण काल होता है। व्यंग्यात्मक लहजे में कहानीकार ने इस अभिव्यक्ति को मार्मिकता दी है। अतः भाग्य रेखा शीर्षक इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त शीर्षक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक या नामकरण सभी दृष्टियों से उचित, सफल एवं औचित्यपूर्ण दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूं आप इस कहानी का नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।